बैठ गई और ये फैसला कर लिया कि जब तक चिराग उसे लेने नहीं आ जाता वो वापस अंदर नहीं जाएगी। अब जैसे रूही जिद पर अड़ी थी वैसे ही इस बार चिराग भी अपनी जिद पर अड़ गया था। ठीक है, अगर उसे भागने का इतना ही शौक है तो भागे फिर। दिस टाइम आई एम नॉट गोना रन आफ्टर हर। इसका ड्रामा जानने के बाद भी बहुत पीछे भाग लिया मैंने। अब नहीं, देखता हूँ कब तक बाहर रहती है, और जब तक भी रहे आई डोंट केयर ना। दोनों पहले वो वाली लड़ाई के बीच में फंसे हुए थे, इसीलिए किसी ने पहल करने की नहीं सोची। इस बात को अब 2 घंटे हो चुके थे। ना चिराग उसे ढूंढने गया और ना ही रूही खुद वापस आई। शाम भी होने वाली थी। अब चिराग का दिल हल्का घबराने लगा था। वो वापस कल रात की तरह किसी पछतावे में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए हार कर उसने गार्ड्स को रूही को ढूंढने को कह दिया। एक गार्ड भी मन में यही सोचने लगा, वैसे तो चिराग सर रूही मैडम का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, और आज वो गायब है तो सर ने 2 घंटे का इंतजार क्यों किया? पता नहीं इन अमीरों का कुछ समझ नहीं आता, क्या अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाते रहते हैं। इतने बड़े बंगले में एक लड़की कहाँ छुपी है ये देखते देखते थोड़ा समय लग गया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि रूही मिट्टी में उन कीड़ों के बीच जाकर छुप जाएगी। लेकिन खैर आखिर में किसी गार्ड ने रूही को वहीं देखा। वहीं बैठे बैठे रूही की आंख लग गई थी। गार्ड सीधा भाग कर गया और चिराग को वहां बुला कर ले आया। चिराग को उसे देखकर अब गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी। इतने बड़े घर में इसे छुपने के लिए यही जगह मिली थी। उसने तेज आवाज में कहा, रूही उठो यहाँ से जल्दी। चिराग की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने तुरंत पूछा, टाइम क्या हो रहा है? थोड़ी सी नींद आई। नींद से जागने के बाद रूही यही भूल गई कि वो पागल होने का नाटक कर रही है, और पागल जगते ही किसी समझदार इंसान की भाषा में वक्त नहीं पूछते। उसे ये बात अचानक महसूस हुई और फिर वो एकदम बच्चों की तरह अपनी आंखें मसलने लगी। इट्स 8 नाउ, आज यहीं सोना है क्या? जल्दी यहाँ से उठो और अपने कमरे में चलो, कम ऑन। रूही हाथ मुंह ऐंठते हुए वहां से जबरदस्ती उठी और चिराग के पीछे पीछे निकल गई। घर में जाते ही रूही ने पूछा, वो गंदी वाली आंटी कहाँ है जो मारती है? किसे गंदी कह रही हो पागल लड़की? लता ने ऊपर से ही हॉल की सीढ़ियों के बीच में खड़े होकर बोला। रूही का हाल तो बुरा था ही, सारे कपड़े गंदे थे, हाथ पैर पर इधर उधर मिट्टी और घास लगे हुए थे। मिट्टी से सने देह में वो कोई ताजा फूल जैसी लग रही थी जिसे बस अभी अभी तोड़ा गया हो। लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। वो चाहे तो किसी को भी बदसूरत कर दे और चाहे तो किसी को भी हंसी। लता की नजरों में तो रूही इस हालत में बिल्कुल बदसूरत लग रही थी। उसने मन में सोचा, इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं पर देखो कैसे मिट्टी मिट्टी कर रखी है, जैसे अखाड़े में कुश्ती लड़कर आई हो। पागल लड़की, पता नहीं कहां से उठकर यहाँ इस घर में आकर बैठ गई है। लता सीढ़ियां नीचे उतरते हुए बोली, चिराग की क्या हाल बना रखा है इसने? तू कैसे बर्दाश्त कर रहा है इसे बेटा? इतनी भी क्या आफत आ गई थी कि तूने इससे ही शादी कर ली? देख, अगर तुझे दादू का डर है तो वो बात मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगी उन्हें। अब मैं ढूंढूंगी तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की, देखना जो तेरे साथ जचे, इस पागल जैसी नहीं। इतना कहकर लता ने रूही के हाथ पर गुस्से से कसकर चूटी काट ली। रूही ने तुरंत मिमियाना शुरू कर दिया। उसने मिमियाते हुए कहा, गंदी आंटी मुझे मत मारो। चिराग ने देख लिया कि उसकी माँ ने रूही के साथ क्या किया। वो अब रूही और लता के ठीक बीच में आकर खड़ा हो गया। रूही बीवी है मेरी, उसे हाथ लगाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, आपको भी नहीं, इसीलिए आइंदा से इस बात का ध्यान रखिएगा। रूही के इतना परेशान करने के बाद भी चिराग रूही की ढाल बनने से नहीं चूका। चिराग का ऐसा करना लता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर कौन सी सास ये बर्दाश्त करेगी कि जब वो अपनी बहू पर बिना मतलब बरस रही हो तो उसका बेटा छाता बन जाए और अपनी बीवी पर होती उस जहरीली बारिश को रोक दे। लता भी एक खड़ूस सांस होने की पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी और अपने बेटे को अपनी बहू के हाथ से छुड़ाकर अपने चुंगल में लेना चाहती थी, पर ऐसा होता उसे दिखाई नहीं दिया। तो रुआसी आंखों से बोली, अच्छा तो आज ये नौबत आ गई है चिराग कि तू इस पागल के लिए अपनी माँ के सामने तनकर खड़ा हो गया। वाह, यही दिन रह गया था देखने का। एक बात बता, तेरी नजरों में मेरी कोई इज्जत है भी? माँ होने का मान भी रखता है अब तू कि नहीं? बहू है मेरी ये, अगर इसे कुछ सिखाने के लिए 2 बात बोल भी दिया तो इतना बड़ा क्या पाप हो गया जो तू मुझ पर ऐसे चढ़ रहा है? इतना भी मत बंद अपनी बीवी के पल्लू से। बस कीजिए आप दोनों। पीछे से मोनिका की आवाज आई। उसने आज भी नीचे जीन्स और ऊपर पतली डोरी वाली एक सेक्सी सी टॉप पहन रखी थी और बालों को एक साइड कर रखा था। वो दोनों के पास खड़े होकर बोली, क्या हो गया है आप दोनों को? जब देखो एक दूसरे से बहस करने को रेडी रहते हो, स्टॉप इट प्लीज। मोनिका के कहते ही दोनों तुरंत चुप हो गए। अब ये बात रूही को बड़ी अजीब लगी। अच्छा तो मतलब इसकी बातें भी सुनता है ये? हाँ सुनेगा ही, आखिर पहला प्यार जो है इसका, मुझे तो बस सुनाता ही है। मोनिका के आते ही चिराग ने रूही को कहा, रूही जाओ तो अपने कमरे में जाओ। रूही ने साफ मना कर दिया और वहीं धम से सोफे पर बैठ गई। चिराग ने अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए बिना नीलोफर को कहा, इसे कमरे में ले जाओ। अब रूही नाटक नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर वो नीलोफर के लिए मुश्किल हो जाता
और वो नीलोफर को बेमतलब अपने नाटक में तंग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुरंत वहाँ से उठी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हालांकि वो कई बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि उसके जाने के बाद आखिर क्या चल रहा है। उसकी आंखों में मोनिका से एकदम जलन तो नहीं, मगर जलन से करीब करीब जो भी उसे कहते हो वो दिख रहा था। रूही के कमरे में अंदर जाते ही चिराग ने कड़क अंदाज में लता से पूछा, अब मुझे साफ साफ बताइए, आप चाहती क्या है? चाहती क्या है? क्या मतलब है चिराग? मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ? मेरा लंबा चौड़ा जवान बेटा जो ना जाने इस पागल के चुंगल में क्यों पड़ा है, वो उससे छूट जाए, और क्या चाहती हूँ? देख चिराग, इसके साथ तू जिंदगी कैसे काटेगा? मेरी बात मान, इसे छोड़ दे। अच्छा, और छोड़कर क्या करूं फिर? चिराग ने टपाक से पूछा। छोड़कर मोनिका से शादी कर ले? हाँ। आप क्या सच में पागल हो गई हैं? शादीशुदा है वो, पति है उसका, और मैं उससे शादी कर लूं? नो वे। प्लीज अपने ये वाहियात आइडियाज आप अपने पास ही रखिए तो बेहतर रहेगा। लता ने चिराग का हाथ पकड़ा और समझाते हुए कहा, शादीशुदा है मैं मानती हूँ, लेकिन अपने पति के साथ किसी रिश्ते में नहीं है, कुछ नहीं है इनके बीच। चिराग ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। लता ने आगे कहा, मैं सच कह रही हूँ बेटा, कुछ नहीं है इनके बीच। उसने छुआ तक नहीं है मोनिका को। ऐसा है वो, देख तू पहले भी मोनिका से प्यार करता था, और मुझे तो लगता है कि तू अब भी मोनिका से प्यार करता है, बस इससे थोड़ा नाराज सा है। मगर गुस्सा थूक दे बेटा, मोनिका बिल्कुल सही लड़की है तेरे लिए, उस पागल से तो लाख गुना बेहतर है। इस बार रूही के खिलाफ बात सुनते चिराग ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। लता की बातें सुनने के बाद चिराग की आंखों में पहली बार मोनिका के लिए थोड़ी नरमी दिखाई दी थी, लेकिन वो ये बात भी नहीं भूल सकता था कि मोनिका ने उसे उस आदमी के लिए छोड़ा था, इसीलिए इतनी जल्दी पिघलकर बिल्कुल उसे गले से लगा लेना नामुमकिन था। चिराग ने थोड़े सुलझे हुए शब्दों में मोनिका से हमदर्दी जताते हुए कहा, आई डिडंट नो कि तुम्हारे साथ ये सब चल रहा है। मुझे तो लगा कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तो सब ठीक ही होगा, यू वुड बी हैप्पी। लेकिन खैर, तुम्हें अगर वहाँ वापस नहीं जाना है तो मत जाओ, यहीं रहो, और कोई भी दिक्कत हो, कुछ चाहिए हो तो मुझे या किसी को भी कह देना, वो कर देगा। ऑल आई कैन से इज थैंक यू, मोनिका ने जवाब देते हुए कहा। चिराग को ये नरमी देखकर लता अंदर ही अंदर चहक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातें चिराग पर काम कर गई हो। तभी चिराग ने लता से कहा, मोनिका यहाँ रह सकती है, लेकिन आप नहीं। मैंने आपका सारा इंतजाम एक रिहैब में करवा दिया है, आज से आप वहीं रहेंगी। रिहैब का नाम सुनकर लता तिलमिला गई। उसने एकदम से हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ तेरे फ्यूचर का सोच रही हूँ और तू मुझे अपने घर से निकाल कर फेंकने की बात कर रहा है, वो भी वहाँ जहाँ सब एक साथ भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। किसी लायक का नहीं है तू। शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए, जो अपनी माँ को अपनी छत के नीचे नहीं रख सकता। ऐसे बेटे को तो कोख में ही मर जाना चाहिए था। लता ने अपनी बकवास शुरू कर दी। वो तो जहाँ इस घर में राजपाट बिठाने आई थी, चिराग उसे अब दूध में मक्खी की तरह निकालने की सोच रहा था। ऐसे में उसका पारा चढ़ना तो लाजमी था, लेकिन इससे पहले कि वो इस नाटक को और गंदा करती, हर बाल की खाल निकालती, चिराग ने गार्ड्स को बुलवाया और उसे घर से बाहर निकालने को कह दिया। गार्ड्स ने लता के दोनों हाथ कस के पकड़ लिए, मगर लता आसानी से जाने वाली औरत नहीं थी। वो गार्ड्स और चिराग को लगातार गंदी गंदी गालियां दिए जा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पुलिस केस कर दूंगी कि मेरे बेटे ने मुझे मारा। तू तो अंदर जाएगा, तेरे ये पालतू कुत्ते भी तेरे साथ ही जाएंगे। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ, बहुत गलत कर रहा है तू चिराग। देख, तू अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता चिराग, रोक ले इन्हें बोल मेरा हाथ छोड़ दे। बोलना इन्हें, बोलता क्यों नहीं? लेकिन इतनी चिल्लम चिल्ली, इतना हाथ पैर मारने के बाद भी लता खुद को उस घर में रोक नहीं पाई और गार्ड्स ने उसे गेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो सारा नजारा देखकर मोनिका के माथे के पसीने छूटने लगे थे। अभी तो चिराग उस पर मेहरबान होकर उसे अपने घर में रखने को तैयार हो गया था, मगर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि जो आदमी अपनी माँ का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे अपने घर से घसीट कर निकाल दिया, तो फिर मेरे साथ क्या करेगा? मैंने भी तो आखिर उसे धोखा दिया ही है, कहीं इसका दिमाग ना फिर जाए। वो ये सोच ही रही थी कि चिराग ने कहा, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, उनका रिहैब में रहना ही बेस्ट है उनके लिए। उधर रूही ने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा थोड़ा तमतमाता हुआ लग रहा था। दरअसल आज से पहले तो उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि चिराग ने उस पर कितना ध्यान दिया और कितना नहीं, बल्कि वो तो हमेशा ही ये चाहती थी कि चिराग उससे दूर होकर ही रहे तो बेहतर है, ताकि वो चैन और सुकून के साथ अपना काम कर सके। लेकिन कहते हैं कि इंसान का वक्त और उसकी भावनाएं कब बदल जाएं समझ नहीं आता। बस यही कारण था कि आज रूही को न जाने क्यों इस बात से फर्क पड़ रहा था। पड़ता भी क्यों नहीं, आज मयान में एक नहीं दो तलवार थी। दोनों में से किसकी धार किस रिश्ते को काटती, ये दांव पर था। क्या रूही चिराग के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? क्या लता दोबारा लेकर आएगी अपने साथ कोई और भूचाल? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।